Good morning, dear students. In the last video, we have studied about the some terms related to the measurements like precision, accuracy, significant figures. Now, in this video, we will discuss about the some laws related to the chemical combinations. So laws of today topic is laws of chemical combination. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन कंपाउंड के बनने में कुछ नियम काम में आते हैं. वो नियम क्या कहलाते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो इसकी डेफिनेशन अपन किस तरह से लिख सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स by the combination of atoms of element governed by some rules are called laws of chemical combination. तो ये आपके क्या हो गया? इसका डेफिनेशन हो गया. अब क्या क्या रूल्स हैं जिनके द्वारा कंपाउंड फॉर्मेशन संभव होता है, वो हम रूल्स देखेंगे. 5 रूल्स आर देयर. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट और constant proportion. Third law is law of multiple proportion. Fourth is law of reciprocal proportion. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम देखें तो ये क्या है? आरबीएससी में है. सीबीएसई में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को नहीं बताते. साथ ही अगर अपन नीट या जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये लॉ फॉलो होता है. देन लॉ ऑफ गैलुसैक and last is the Avogadro law. Avogadro's law. There are total 6 laws, in which 5 laws exist in the CBSE and all 6 laws studied in the RBSC. Now we study one by one law with the example. So first we study the law of conservation of mass.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या हुआ कि अपक्रिया अवकारक और अवकारकों की अपक्रिया द्वारा बने उत्पाद का जो मास है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, निश्चित रहेगा, बराबर रहेगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम पहले एक एग्जाम्पल के समझने के बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले आप जैसे देखिए, मान लीजिए अपन ने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें अपन देखें कार्बन का मास कितना है 12, ये सिंपल मास है, अपन 9th-10th में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन का मास आप देखें तो 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 32, और इधर आप देखें कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 32, तो टोटल कितना हुआ 44। इधर भी आप देखेंगे तो 12 और 32 कितना हो गया 44। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल हम देखें, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको हीट करते हैं, किसमें हीट किया, क्लोज्ड वेसल में, किसमें हीट कर रहे हैं इसको, क्लोज्ड वेसल या क्लोज कंटेनर में हीट कर रहे हैं। आप जानते हैं जैसे ये तो क्या होता है सॉलिड, और इसके कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर यहाँ पर भी हम देखें तो क्या होगा, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो गया 48। अगर आप टोटल देखें यहाँ पर तो कितना हुआ 60, 48 और 12 60 और 40 100 मास हो गया। अगर आप इनका देखें प्रोडक्ट्स का मास तो कितना हो रहा है, देखिए कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, मीन्स कितना हुआ 56। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखेंगे तो कितना होगा 12 प्लस 32, दैट मीन्स 44, और अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो गया 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक और उत्पाद का जो मास है वो बराबर होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास neither we created nor we destroyed, यानी मास ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। मीन्स मास ऑफ reactant and product, mass of reactant and product remain same, यानी दोनों का मास क्या होता है सेम होता है। तो ये लॉ क्या कहलाता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट वी विल स्टडी द सेकंड लॉ, that is the law of definite or constant proportion. Second law is law of definite, और इसी को हम क्या कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
अब देखिए ये लॉ क्या कहता है, आपने देखा कि बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है अपने को, फ्रॉम एयर, एयर से भी मिलती है, ठीक है। और दूसरा अगर अपन देखें, अभी हमने लास्ट रिएक्शन में ही पढ़ा है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, जनरली ये जो डिकम्पोजिशन होता है ना वो कितने पे होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो अगर हम इसको हीट करें तो आप देखेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। ये तो आपके क्या हो गया, सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने चाहे एयर से अपन कंसीडर करें, एयर से मिले, चाहे अपने को डिकम्पोजिशन से मिले, लेकिन इसमें जो एटम ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कार्बन का आप देखें तो यहाँ पर कितना है, 12 मास है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 का 32, यानी इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3/8, यानी 4 से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। तो इनका रेशियो क्या है, 3:8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप एयर से मिले आपको, चाहे आपको डिकम्पोजिशन से मिले, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, 3:8 होगा। सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे H2O है, H2O वाटर, वाटर आपके चाहे देखें आप आइस है, 3 कंडीशन हो सकते हैं वाटर, सॉलिड लिक्विड गैस, आइस है, या आपके पास लिक्विड है, या आपके पास गैसियस, जिसे आप क्या कहते हैं, वेपर्स भी कहते हैं। तीनों ही स्टेज में जो H2O का आपके कंपोजिशन है, प्रोपोर्शन आप देखेंगे तो 2:16, और इसको आप सिंपल करेंगे तो क्या हो गया, 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। तो ये लॉ हम किस तरह से बना सकते हैं, अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, अ कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेज से अपने को प्राप्त होता है। सोर्सेज ऑलवेज हैव सेम रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट बाई मास, या मास के हिसाब से जो एटम ऑफ एलिमेंट्स का रेशो है वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, चाहे हम उसको अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त करें। तो ये आपके क्या हो गया बेटा, सेकंड लॉ हो गया, इसको आप नोट डाउन करिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था, मैंने अभी लिखा था, बता सकते हैं। तो थर्ड लॉ था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है, यानी दो एलिमेंट्स के मिलने से हम अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। इनमें से एक एलिमेंट का मास तो क्या है, फिक्स है, और दूसरे का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो चेंज होने वाला मास है वो किस में होता है, सिंपल रेशो में होता है। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझें, फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है,
ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम कंपाउंड बना सकते हैं क्या, H2O H2O2। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों में यहाँ आप देखेंगे क्या है, हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है, कितना 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कितना है 16। इधर भी आप देखें तो हाइड्रोजन का तो 2 ही है और ऑक्सीजन का कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का 32, क्या, तो हाइड्रोजन का तो क्या हो गया सेम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कहते हैं कि व्हेन डिफरेंट मास ऑफ अ एलिमेंट combined with same mass of another element, the different masses of element will be in simple ratio। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का तो सेम हो गया, डिफरेंट किसका हुआ ऑक्सीजन का, कितना हुआ 16 32, तो ये क्या होगा सिंपल रेशो में हो गया। आप इसको सिंपल कर सकते हैं 1:2, यानी डिफरेंट मासेस का रेशो कितना हुआ 1:2 हुआ। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूँ, जैसे आप देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का मास कितना होता है आप जानते हैं 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब हम इससे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। एक आप देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका नाम क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा हम देखें NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसे क्या बना सकते हैं N2O3, ठीक है, N2O3 भी इससे बन सकता है, या इससे पहले आप इसका दूसरा NO2 देख सकते हैं, NO2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये क्या हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एग्जाम्पल आप देखें तो N2O3, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और आप देखें N2O4, अगर N2O4 और ये देखते हैं तो ये दोनों ही क्या हैं एक तरह से सेम है। अपन देखें तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना क्या बनेगा ये NO2 ही बनेगा, तो एक अपन इसमें से ले सकते हैं। और एक लास्ट आपका N2O5 यानी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब हम इनमें देखें तो नाइट्रोजन का अपन क्या है फिक्स मान के एक एलिमेंट का वेट कितना फिक्स मान लेते हैं और बाकी का अपने क्या करेंगे चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें नाइट्रस ऑक्साइड में तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, और इसके साथ ऑक्सीजन का कितना है 16। तो नाइट्रोजन का हम फिक्स 14 लेके चलते हैं, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है। तो इसको अपन सिंपल करेंगे तो क्या होगा 28 के साथ तो 16 ऑक्सीजन है, तो 14 ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन हो गया 8। समझ में आ गया, यानी 14 मास नाइट्रोजन का 8 मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। अगर यहाँ पर अपन देखें तो नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। ओके, तो नाइट्रोजन का हम सब में 14 मास के साथ देखेंगे कि ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन हो रहा है। तो इधर देखिए आप NO2 में देखें तो मान लो नाइट्रोजन का तो 14, अब ऑक्सीजन का आप देखिए कितना हो गया 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 हो गया। सिमिलरली हम N2O4 के लिए निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा।
N2O3 में आप देखिए 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, 28 हो गया, और 3 ऑक्सीजन का कितना हुआ, 48, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 का 48, तो 14 नाइट्रोजन के साथ कितना होगा, 24 होगा। सिमिलरली हम इसके लिए निकालें N2O5 के लिए, तो N2O5 में आप देखिए 28 नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन हो गए, तो 5 ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया, 16 1 का होता है, ठीक है। तो 5 के ऑक्सीजन के साथ कितना हो गया, 16 पंजा 80 यानी 80, तो 14 के साथ कितना होगा, 40। अब आप इसमें देखिए कि नाइट्रोजन का तो हमने सब में क्या है, फिक्स कर लिया, 14 के साथ यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, इसमें आप देखें तो 14 के साथ कितना, 16 ऑक्सीजन है। इधर आप देखें तो 14 के साथ कितना, 32 ऑक्सीजन है। इधर आप देखें तो 14 ऑक्सीजन के साथ कितना, 24 ऑक्सीजन है, और इधर आप देखें तो 14 ऑक्सीजन के साथ 40 ऑक्सीजन है। यानी नाइट्रोजन का तो इसमें क्या हो गया, मास सेम हो गया, और ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन का मास है वो किस में होना चाहिए, सिंपल रेशो में होना चाहिए। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से होगा, इसमें 8 है, इसमें कितना 16, इधर आप देखें 24, पहले हम ये लिख लेते हैं 24, इसमें कितना 32, और लास्ट आप देखें तो 14। अगर हम इसको सिंपल करते हैं, सरल उसमें करते हैं रेशो में, तो क्या होगा 1:2:3:4:5। यानी जो डिफरेंट मासेज हैं ऑक्सीजन के, उनका रेशो क्या हो गया, 1:2:3:4:5। अब इन दो एग्जाम्पल्स के बाद में आप मैं सेपरेट कर देता हूँ, इनके बाद में हम इसका लॉ लिखेंगे। क्या है कि ये बहुत ही एक सिंपल तरीका होता है कि पहले हम एग्जाम्पल लिख के उस पर लॉ बनाएं। तो ये क्या कहता है कि व्हेन डिफरेंट मासेज ऑफ अ एलिमेंट, किस तरह से लिखेंगे, इस लॉ में क्या होगा, व्हेन डिफरेंट masses of an element combined with same mass of another element कॉमन लगाएंगे, then the different masses of element will be in simple ratio। तो इसके बेसिस पर हम ये आसानी से नियम लिख सकते हैं। तो अपन सिंपल लैंग्वेज में इस नियम को लिख सकते हैं एग्जाम्पल समझ के। इसको आप नोट कर लीजिए। व्हेन वी डिस्कस द फोर्थ लॉ, नाउ वी डिस्कस द फोर्थ लॉ। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था, फोर्थ लॉ आपके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। वैसे तो अभी क्या है कि सिलेबस आपका कोरोना की वजह से 30% डिक्रीज़ कर दिया है, तो उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन आगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जो बेसिक है उसको स्टडी करने की वजह से हमें ये पता होना चाहिए।
वैसे पहले भी क्या है कि ये आपकी जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लेकिन आरबीएसई में भी और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी है। तो इस लॉ को समझने के लिए वही हम तरीका रखेंगे, पहले अपन एग्जाम्पल देखते हैं फिर उसका लॉ बनाएंगे। इसमें क्या है, मान लीजिए हम कोई भी 3 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं। जैसे एक मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक तो हाइड्रोजन है आपके पास, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। सिंपल एटम ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये हमने लिए। इसमें क्या करता है कि जब डिफरेंट मास ऑफ द 2 डिफरेंट एलिमेंट combined with same mass of the थर्ड एलिमेंट सेपरेटली। कैसे, आप देखिए पहले जैसे मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन से कंबाइंड हुआ तो इससे क्या बना, मान लीजिए मीथेन बना। आप जानते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइंड होगा तो यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन बना, H2 हो गया। अब यहाँ पे हम देखें, जैसे मैंने कहा था कि ऑक्सीजन और कार्बन का तो डिफरेंट मास हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का क्या है, सेम मास। अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन, इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन का एक का कितना होता है, 1 मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में। तो 4 तो हाइड्रोजन का मास हो गया और कार्बन का कितना हो गया, 12। तो 1 हाइड्रोजन के साथ कितना कार्बन कंबाइन हो रहा है, अगर आप देखें कितना हो गया, 3 कार्बन। 4 मास के साथ तो 12 मास कंबाइन है, तो 1 मास हाइड्रोजन के साथ कितना कार्बन का मास कंबाइन हुआ, 3। तो 4 3 जा 12 के। नाउ अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, मास कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 1 का 16। तो वही सेम इसी तरह से हम देखें तो 1 मास के साथ ऑक्सीजन का कितना कंबाइंड हुआ, 8। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 8 हो गया, 1:8। अब यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का तो सेम है, लेकिन इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कितना है, कार्बन का तो 3 और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 3:8। यानी जब इनके डिफरेंट मास सेपरेटली फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 3:2। ये तो 1 थिंग हो गया। सेकंड क्या है कि अगर ये आपस में भी कंबाइन होते हैं, ये क्या करें, आपस में भी कंबाइन होते हैं, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो आप देखते हैं क्या बनता है इससे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हम मास निकालें कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का, जैसे हमने इसमें निकाला कार्बन और ऑक्सीजन का, यहाँ निकालेंगे तो आप देखेंगे कार्बन का कितना होगा, 12 मास, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 का 32। अब इसको सिंपल रेशियो आप करिए, 4 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो ये कितना हो गया, कार्बन 3, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। यानी ये रेशियो भी कितना आ गया आपका, 3:8। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक तो हम अलग अलग इनको दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कराएं, उनका रेशो। एक मान लीजिए आपस में कंबाइन हो तो उनका रेशो। सेम एलिमेंट्स का रेशो निकाला हमने, तो या तो वो क्या होंगे, बराबर रेशो होंगे, या फिर सिंपल रेशो में होते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, अपन इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गया, इस तरह से अपन इसको लिख पाएंगे। देखिए, when different masses of 2 different element okay, and different masses of 2 different element combined with a definite यानी निश्चित
definite mass of third element separately, क्या कंबाइन हो रहा है separately, then the different masses ऐसे कर लीजिए आप, then the ratio of different masses of element will be same or in simple ratio with the compound formed by the with the different masses of element, compound formed by the different masses of element. समझ में आया? यानी ये जो डिफरेंट मास एलिमेंट्स हैं, जब सेम मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो उनमें जो डिफरेंट मासेस का रेशो है वो, यदि ये आपस में भी रिएक्शन करें, आपस में भी कंबाइन हो, तो उनके साथ सिंपल रेशो में और इक्वल होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे जब डिफरेंट कंपाउंड्स बने थे तो उसमें हाइड्रोजन, आपने देखा हाइड्रोजन का तो मास सेम हो गया, तो इसमें आपके कार्बन का रेशो और ऑक्सीजन का रेशो क्या आया था 3:8। सिमिलरली अगर ये आपस में भी कंबाइंड होते हैं तब भी आपके रेशो क्या हो गया 3:8 हो गया। तो ये लॉ आपका क्या कहलाता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ, समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट लॉ, गैलुसैक लॉ। इज द फिफ्थ लॉ, गैलुसैक लॉ। फर्स्ट चीज क्या है कि गैलुसैक लॉ है, ये किसके लिए यूज होता है, गैसेज के लिए यूज होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर गैसेज, इट इज यूज्ड फॉर गैसेज। ये लॉ क्या कहता है कि रिएक्टेंट, अभिकारक एवं उनसे बने उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स सभी किस में हैं, गैसेस स्टेट में हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इन सिंपल रेशो एट द गिवन टेम्परेचर और द एसटीपी। मान लीजिए अपन जैसे एग्जांपल लें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ठीक है, इससे आपके क्या बन रहा है, HCl गैस बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन का कितना है, 1 वॉल्यूम है, क्लोरीन का भी कितना है, 1 वॉल्यूम, लेकिन HCl कितना हो गया, 2 वॉल्यूम हो गया। तो ये क्या होंगे, ये सिंपल रेशो में होते हैं, जैसे एट द गिवन टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी इसका रेशो आप देखेंगे तो कितना होगा, 1:1:2। इसे सिंपल रेशो में होंगे। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का है, ठीक है, तो वो भी आप देखेंगे तो क्या होगा, सिंपल रेशो में होगा। जैसे मान लीजिए
नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इससे आपके क्या मिला, अमोनिया मिला गैसियस स्टेट में। तो इसमें भी आप देखें नाइट्रोजन का कितना है 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का कितना है 3 वॉल्यूम और अमोनिया का 2 वॉल्यूम है। तो ये क्या होते हैं, सिंपल रेशो में होता है। तो गैलुसैक लॉ अपन क्या लिख सकते हैं कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट both are in gaseous state, then volume of reactant and product will be in simple ratio at the given temperature and pressure, और भी कह सकते हैं अपन STP, यानी इनका वॉल्यूम में क्या होता है, सिंपल रेशो होता है। मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपन इसका 50 ml, मान लीजिए अपन ने हाइड्रोजन ली और 50 ml अपन ने क्या ली, क्लोरीन, तो हमें कितना मिलेगा 100 ml HCl मिलेगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो ये रेशो भी आपका कितना आ गया 50 और 100। सिंपल करेंगे आप इसको तो 1:1:2 समझ में आया। लेकिन कंडीशन क्या है, एक तो गिवन टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। STP भी ले सकते हैं अपन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक। तो गैसेज का जो वॉल्यूम है उनका रेशो क्या होगा, सिंपल रेशो में होता है। तो ये आपका 5th लॉ हो गया। और लास्ट लॉ जो हम डिटेल में आगे भी इसको पढ़ेंगे, इज द एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉज एक्चुअली जो बेस है वो किस पे बेस है, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, ठीक। तो ये लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट गैसेस एट द गिवन टेम्परेचर प्रेशर और STP हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिए हम डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं तो उनके इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करें, अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था आपका, जैसे लिया तो इसका जैसे अपन ने 1 वॉल्यूम लिया, इसका 1 वॉल्यूम लिया और ये अपना क्या बना था 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो जो एवोगाड्रो लॉ कहता है वो क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम, जैसे ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, वो इसके मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसका 2 वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो इसको अपन आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से वॉल्यूम निकालते हैं, किस तरह से मोल होता है ना, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं। यहाँ केवल हम इसका लॉ के बारे में बता रहे हैं। तो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट gases, equal volume of different gases always has same number of
same number of molecules at the given temperature and pressure। और अपन ये भी कह सकते हैं और STP, यानी कोई भी गैस लें अपन, डिफरेंट गैस लें, तो STP पे उनके अगर सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी को अपन कह के आगे कहते हैं, जैसे 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23, इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में लॉज के बारे में पढ़ा कि क्या क्या लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डाल्टन्स थ्योरी लेते हुए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।